हाय, वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के साइड से गुजरा जो बॉर्डर है वहाँ से सिर्फ 1.9 किलोमीटर दूरी पर है जगद्दल महाविहार। उस बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर है सोमपुर महाविहार, जिसे साल 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला था। मेरा सवाल है, ये किसका हेरिटेज है, किसका कल्चर है? मुझे गुस्सा आता है उस कमीने सिरिल रैडक्लिफ पर जिसने ऐसा बॉर्डर खींचा कि पाल राजाओं के 2 कीर्ति हमसे छूट गया। क्या आप कदर करते हो अपने कल्चर का? पहला बोईशाख, जो हम बंगालियों का एक मेन त्योहार है, उस पर फतवा लगाया जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। बिंदी लगाना, जो हम बंगालियों का एक पहचान है, उस पर पुलिस के एक बंदे एक प्रोफेसर को भद्दे टिप्पणी करते हैं कि टिप पोर्चो स्कैन, और ऑनलाइन लोगों से सपोर्ट भी करते हैं। तो शर्म नहीं आती इन सब जगह को अपना इतिहास क्लेम करने का? तो कोटा इशू को लेकर रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट इतना भयानक था कि पीएम शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ के भारत आना पड़ा, जो कि एक्चुअल में होना ही था। अब बांग्लादेश को लेकर मैं सोचता भी नहीं, सोचता हूँ केवल उन 1,35,00,000 बांग्लादेशी के बारे में कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि जब जब बांग्लादेश में कोई बड़ी इवेंट होता है, घुमा फिरा के टारगेट हिंदू ही बनते हैं, जैसा अभी हो रहा है। मतलब होते तो ये हर साल ही है, बट किसी इवेंट में इसका इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाता है। साल 2022 में उडुपी के कॉलेज में हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुआ था। भारत के बाहर भी इसका आउटरीच देखने को मिला था। तो 18 फरवरी यानी एक शुक्रवार के दिन ढाका में कुछ इस्लामिस्टों ने एक रैली निकाली और ये धमकी दी, अगर तुम हिजाब पहनने नहीं दोगे तो हम कोई भी हिंदू महिला को शाका सिंदूर पहनकर बाहर घूमने नहीं देंगे। और मुसलमान बड़े यदि हिजाब पहनते ना करो, और मुस्लिम जाति यदि তোমার ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারে, কোন হিন্দুর পরে ঘুটে থাকতে পারবে না। এটা তোমার ঝুলবে না, মাথায় সিঁদুর দিয়ে রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হবে না। अभी कुछ महीने पहले की बात है, चिटागोंग में स्थित एक शक्तिपीठ में तोड़फोड़ किया गया था। तो कुछ ऐसी हालत है बांग्लादेश में हिंदुओं की। आप तक ये न्यूज नहीं पहुंचती बिकॉज आपका भाषा अलग है। अरे आप तक तो दूर की बात, ज्यादातर इंसिडेंट्स को वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया ही कवर नहीं करती। बांग्लादेश में हिंदू परसिक्यूशन का इतिहास कुछ 10-20 सालों का नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के जन्म के पहले से चलते हुए आ रहे हैं। 71 के जेनोसाइड में करीब 30 लाख लोगों को मारा गया था और करीब 2 से 4 लाख महिलाओं को रेप किया गया था। अब फेथ वाइज पता करना तो असंभव है, बट ये अज्यूम किया जा सकता है कि हिंदुओं का ही नंबर ज्यादा थी। बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स जैसे चुकनागढ़ में, जातिभांगा में, धोपधूप में, डाकड़ा में, घोलाघाट में, कालीगंज में और कहाँ का बताऊं, हर जगह में मोस्टली हिंदुओं को ही मारा गया था। देन इमाम द्वारा हिंदू महिला को वॉर बूटी की तरह इस्तेमाल किया गया था। एडवर्ड केनेडी के अनुसार हिंदू घर और दुकानों के बाहर येलो एच मार्क किया जाता था। अरे ईस्ट पाकिस्तान से भारत की माइग्रेशन पैटर्न को देख के कोई भी बता सकता है कि किन पर एट्रोसिटीज ज्यादा होता था वहाँ पे। इसके साथ साथ 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया गया था, जिसमें इंडिया से ताल्लुक रखने वाले और इंडिया में माइग्रेटेड हिंदूज की जमीन हड़पी जाती थी। 71 के बाद कुछ नहीं बदला, बस नाम चेंज करके इसे वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया गया। टोटल 12 लाख हिंदू फैमिली इससे इफेक्ट हुए हैं। 2001 से 6 के बीच यानी बीएनपी के टेन्योर में करीब 2 लाख हिंदुओं ने अपनी 1,22,000 बीघा जमीन को खोया है। हालांकि 2001 में वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट लाया गया था, बट इट्स वर्किंग लाइक। दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश का गठन हुआ। 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने नए संविधान को अडॉप्ट किया। ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है, इसके 4 साल बाद जाके हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था। सिर्फ यही नहीं, साल 1974 में बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को ज्वाइन करने वाले 3rd सेकुलर स्टेट बने। बट 1975 में मुजीबुर रहमान की अपने परिवार समेत हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान ने पावर टेक ओवर कर लिया और आते ही उन्होंने इस सेकुलरिज्म को हटा दिया और बासमाला को प्रीएम्बल में डाल दिया। देन 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। हालांकि 2011 में इस संविधान का सेकुलराइजेशन तो हुआ, बट स्टेट रिलीजन वाली पॉइंट को इंटैक्ट रखा गया। इंडियन सोशियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रूशियल दौर रहा था 90s का दौर, मतलब बाबरी मस्जिद वाला इशू। इस दौरान स्टोन फाउंडेशन से लेकर उस विवादित ढांचे को गिराने तक के सारे टेलीकास्ट बांग्लादेश में भी हो रहा था। सत्ता में थे बीएनपी और जमात के कोalition गवर्नमेंट। तो 89 से 93 तक सीरीज ऑफ वायलेंस हुआ हिंदुओं के खिलाफ। मंदिरें तोड़ी गई, दुकानों घरों में आग लगाया गया। बलात्कार तो है ही एट्रोसिटी का एक इंटीग्रल पार्ट। एट्रोसिटी का इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि 1993 में हिंदुओं ने वहां दुर्गा पूजा ही नहीं किया। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखी लज्जा नाम से, बट आगे नूपुर शर्मा जैसी जिंदगी हो जाती है उनकी। सो शी हैड टू लिव द कंट्री। इस दौरान 4 देशों को लेकर सार्क का एक क्रिकेट सीरीज होने वाला था ढाका में। 7 दिसंबर को इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच मैच चल रहा था। तो मैच के दौरान रॉड और डंडे लेकर करीब 5000 लोग बंगोबंधु स्टेडियम में घुस गए। 8 ओवर के बाद मैच को रोक दिया गया और आगे कोई भी मैच नहीं हुआ।
2001 के जनरल इलेक्शन में आवामी लीग को हराकर बीएनपी जीत जाती है और इसके बाद अगेन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू होता है। करीब 200 महिलाओं का रेप होता है। हजारों लोग भारत में आके शरण लेते हैं। बांग्लादेश के लिबरेशन में जमात की क्या रोल थी आप जानते ही हो। तो साल 2013 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने जमात के वाइस प्रेसिडेंट दिलवर हुसैन साइदी को मौत की सजा सुनाई थी अपनी पास्ट के कुकर्मों के लिए। इसके रिएक्शन में जमात और उसके स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर ने पूरे देश भर में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस किया। करीब 50 मंदिरें और 1500 घरों को तोड़ा गया। 2014 के जनरल इलेक्शन के समय अगेन जमात और इस्लामी छात्र शिविर ने हिंदुओं को अटैक किया। 761 घर, 193 हिंदू ओन्ड बिजनेसेस एंड 247 मंदिरों पर अटैक किया गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने इस हमले को कंडेम किया था। आईन और सालिश केंद्रों के एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 21 तक हिंदुओं पर 3600 अटैक्स हुए हैं, जिनमें शामिल है 559 घर, 442 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड 1678 मंदिरें। 2022 का ही आंकड़ा देख लो आप। एंड नाउ द 2024। मैं अलग से और क्या बताऊं, न्यूज चैनल्स तो आप देख ही रहे हो। हियर इज द ईयर वाइज सेंसस रिपोर्ट ऑफ बांग्लादेश। आप हिंदुओं की ग्रोथ रेट को जरा देखो। हिंदुओं की ग्रोथ रेट है 5-6% के आसपास, जबकि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट है 15-16% के आसपास। अब ऐसे देशों में पॉपुलेशन का हाई ग्रोथ होना तो लाजमी है, बट हिंदुओं का इतना कम? ऐसा नहीं है कि हिंदूज की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है, वो लोग टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं लाइक साउथ अफ्रीका। मुस्लिम हिंदूज का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलमोस्ट एक समान ही है, उल्टा नीचे है मुस्लिम से। तो इतना कम ग्रोथ रेट क्यों? इसका एक ही मतलब है, बड़ी संख्या में हिंदूज देश छोड़ रहे हैं। प्रथम एक आर्टिकल में मिसिंग हिंदू पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में लिखा है। आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ लेना। केवल हिंदुओं के साथ ही बुरा ट्रीटमेंट नहीं होता। इंडोनेशिया की ट्रांसमाइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बताया था ना आपको, ऐसा बांग्लादेश में भी हुआ है। बांग्लादेश के तीनों पहाड़ी जिले बांदरबन, रांगामाटी और खागड़ाछड़ी को एक साथ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स बोला जाता है। यहाँ चाकमा, मारमा जैसे जनजाति रहते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। 1970s के बाद से यहाँ पे बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन की एक हाइक देखने को मिला, जिसके कारण 90% से ये लोग आज 50% पे पहुंच चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये अटैक्स होते ही क्यों हैं? आखिर क्या गुनाह है हिंदुओं का? एक तो मेन गुनाह है पॉलिटिक्स, क्योंकि हिंदूज अवामी लीग को ही वोट करते हैं, इसीलिए हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में टेरर क्रिएट किया जाता है हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए। दूसरा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। मिस इन्फॉर्मेशन के चलते हिंदुओं को अटैक करना तो 1964 से ही चलते हुए आ रहे हैं। फर्क बस ये है, आज केवल माध्यम बदला है। माने पहले रेडियो और अखबार था, आज फेसबुक है। समझाता हूँ आपको। किसी हिंदू पर्सन की फेसबुक आईडी हैक करके या किसी फेक अकाउंट से पहले कुरान और नबी के बारे में कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है। लोग देखते हैं, अरे उसने हमारे इस्लाम का अपमान किया, चलो आज हिंदुओं की बस्ती में आग लगाते हैं, चलो बुद्धिस्टों की मठों और घरों को तोड़ते हैं। कोलोकल बंगाली में फेक न्यूज को कहते हैं भुआ खबर। आए दिन बांग्लादेश से जो हिंदूज पर अटैक्स के खबरें सामने आते हैं, वो मोस्टली फेसबुक पर भुआ खबरों के फैलने की वजह से ही होता है। इस भुआ खबर ने ही 2021 के दुर्गा पूजा को बर्बाद कर दिया था। अच्छा, 2014 से इंडिया में बीजेपी की राइज ने बांग्लादेश में हिंदू हेट्रेट कई गुना बढ़ा दिया है। हिंदुत्व पॉलिटिक्स और सीएए से रिलेटेड हाफ न्यूज जो भारत के बाहर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं, उससे यहाँ के लोगों के मन में इंडिया और हिंदूज के प्रति एक नफरत पैदा होता है। 1992 और 2002 की बातें सोच सोच के दिमाग के अंदर एक बदले की भावना तैयार होता है। मौलवियों के साथ साथ यूट्यूबर्स का भी बड़ा रोल रहता है। मान लो टॉपिक है डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, एकदम जड़ से शुरू करोगे या सीधा 1992 से ही बताने लग जाओगे? खैर, आप सोच रहे होंगे यार सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से इतना बवाल होता है? अगर हम जरा सा भी इनके तरह होते तो अभी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तो मार्शल लॉ लग जाता। एक बार कुछ फेसबुक अकाउंट्स के द्वारा हमारे एक शक्तिपीठ को अपमान किया गया था कि आपको उल्टा कुछ देखने और सुनने को मिला। तो ये लोग इतना रेडिकल कैसे बने? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट विद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। बेसिकली दो रास्ते होते हैं, किसी एक में जाना पड़ता है। तत्कालीन बांग्लादेशी लीडर्स ने सेकंड वाले रास्ते को चुना। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन का बीज बोया गया था असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान के बाद, यानी मिड 70s, 80s और 90s में। जियाउर रहमान ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म को हटा दिया और बासमाला को प्रीएम्बल में जोड़ दिया। देन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 38 था, जो किसी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन के खिलाफ था, उसे हटा दिया। इससे जमात इस्लामी जैसे आउटलॉड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। आपको बता दे, एक समय पर इनके वोट शेयर थे 12%। बाबू नायडू जैसा रोल निभाते थे एक समय। खैर, उन्होंने बांग्लादेश की राष्ट्रगान को बदलने की भी कोशिश की। रीजन ये एक हिंदू ने लिखा है। एक हिंदू के लिखे हुए एंथेम से मुस्लिम उम्मा दुखी है। अमर सोनार बांग्ला के साथ में प्रथम बांग्लादेश अमर शेष बांग्लादेश नामक एक गाने को पुश किया गया। देन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में फ्रीक्वेंटली कुरान और हदीस के रिसाइटेशन चालू हुआ। रिलीजियस एजुकेशन भी कंपलसरी हुआ इस समय।
इसके बाद पावर में आए हुसैन मोहम्मद इरशाद। उन्होंने रविवार के जगह शुक्रवार को वीकली हॉलिडे डिक्लेयर किया। 1988 में इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन घोषित किया। शहीद मीनार के सामने जो अल्पना ड्रॉ किया जाता है 21 फरवरी के दिन, उसे अन इस्लामिक ठहरा दिया और इसे कुरान के रिसाइटेशन के साथ बदलने की बात की। उन्होंने 1986 में एक मस्जिद केंद्रित सोसाइटी बिल्ड करने की बात करी। इस दौरान ही बांग्लादेश में मदरसाओं की एक हाई राइज को देखा गया। बांग्लादेश में दो तरह के मदरसा होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आलिया और प्राइवेट कंट्रोल्ड कौमी। क्योंकि कौमी मदरसा गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर होते हैं तो इजीली यहाँ के स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज किया जा सकता है। खैर, बांग्लादेश के पास्ट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तो पता ही है आपको। तो उस समय कुछ एनजीओस बांग्लादेश के अंदर वेलफेयर का काम कर रहा था, इसको भी अटैक किया जाने लगा। गांव-गांव में सालिश बैठा होता था जो पर्सनल मैटर्स को भी हैंडल करता था, जो एक्चुअली में कोर्ट को करना चाहिए। जिया और इरशाद की स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामाइजेशन ने 90s में जेएमबी, हुजी जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन में मदद किया। एज आई प्रेडिक्टेड 2000 आते आते पौधा बड़ा हो गया एंड नाउ द रिएक्शन टाइम। 2001 में वैशाखी सेलिब्रेशन में अटैक, उसी साल के पोस्ट पोल वायलेंस, 2005 में पूरे बांग्लादेश में बॉम्बिंग, 2016 में होले आर्टिसन बेकरी बॉम्बिंग, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान टेकओवर के बाद पूरा बांग्लादेश जैसे झूम उठा था। चौंकने की कोई बात नहीं है, अफगान सिविल वॉर में करीब 3000 बांग्लादेशी पार्टिसिपेट किए थे। ये लोग तो पैलेस्टीन वॉर में भी भाग लिए थे। 2021 में तो कुछ निकले भी थे काजी बनने। बांग्ला होबे अफगान, अमरा होबो तालिबान, ये दशकों पुराना एक स्लोगन है। 80s के सोवियत अफगान वॉर में दिन 2001 में जब एक कोर्ट केस को लेकर हाई कोर्ट ने फतवा को इलीगल घोषित कर दिया, उस टाइम पे दिन 2021 में मोदी विजिट के दौरान বাংলাদেশ আসতে দেওয়া হয়, আমরা সবাই সন্ত্রাসে পরিণত হব। বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান, ঠিক আমরা ওসামা বিন লাদেনের হুঙ্কার দিয়ে উঠব। আমরা রাসূল সেনা ভয় করি না, বুলেট বোমা। एंड देन उसी साल के तालिबान टेक ओवर में लगभग हर ओकेशंस में ये नारा लगते हुए आ रहे हैं। जिया इरशाद की स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामाइजेशन के कारण जो रेडिकल वातावरण क्रिएट हुआ है वो लोगों पर एक गहरा इंपैक्ट डाला है। लोग प्योर इस्लाम की तरफ जाना प्रेफर कर रहे हैं। 70s में बांग्लादेश में कोई बुर्का हिजाब कल्चर नहीं था। 90s के बाद से ये जैसे रफ्तार पकड़ी है। लोग स्कूल से ज्यादा माद्रसा को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि इस केस में वातावरण के साथ साथ फाइनेंशियल एंगल और गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत भी जुड़ा हुआ है। अब जिया और इरशाद की लेगेसी हसीना रेजिम में भी कंटिन्यू होते हुए देखा जा सकता है। कौमी मदरसा गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर होते हैं। इनका अपना एक करिकुलम होता है जिसमें एक स्पेशल डिग्री है दावराए हदीथ। साल 2017 में गवर्नमेंट द्वारा इस डिग्री को एमएससी इन इस्लामिक स्टडीज इन अरबिक का इक्वल दर्जा दिया गया। 2016 में हिफाजत-ए इस्लाम नामक एक ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से कहा कि आजकल स्कूल की किताबों में इस्लामिक एलिमेंट्स के बजाय एथिस्ट और हिंदू एलिमेंट्स पढ़ाया जा रहा है, इसे हटाना होगा। तो 2017 के एडिशन में लगभग हर क्लास में गवर्नमेंट ने सिलेबस के साथ छेड़छाड़ किया। कुछ को हटा दिया गया और कुछ को इंक्लूड किया गया। क्लास 1 के बुक में ओ से ओल की जगह ओ से ओरना प्रिंट किया गया। अब ऐसे बंगाली मेरे लिए पता करना आसान है कि कौन सी स्टोरी में क्या दिक्कत है। खैर, साल 2016 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस थेमिस का साड़ी पहना हुआ एक ब्लाइंड फोल्डेड स्टैचू इंस्टॉल किया गया था। तो 24 फरवरी 2017 को यानी एक शुक्रवार के दिन हिफाजत-ए इस्लाम के हजारों समर्थक फ्राइडे प्रेयर के बाद बायतुल मकरम मस्जिद से एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाला इसके खिलाफ। प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने इसे हटाकर कोर्ट प्रेमिसेस में ही बट दूसरे जगह में शिफ्ट कर दिया। इस इंसिडेंट में सबसे चौंकाने वाली बात है सेकुलर शेख हसीना की रिएक्शन। अब शायद आपको समझ में आ गया कि तख्ता पलट के बाद तस्लीमा नसरीन ने ऐसा क्यों कहा। 2 सरा हुआ सेवों में से कंपैरेटिवली कम सरा हुआ सेव को हिंदूज हर साल खाते हैं, आई मीन वोट करते हैं। इस्लामिस्टों के ऐसे बढ़ते हरकत की वजह से तस्लीमा समेत बहुत से सेकुलर और एथिस्ट ब्लॉगर्स को इधर देश छोड़ना पड़ा है या जान छोड़ना पड़ा है। पीयू रिसर्च की एक कंप्लीट सर्वे है इस टॉपिक पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ लेना। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ एक बार वापस से रफ्तार पकड़ी थी कोरोना के टाइम पर। लोग अनएम्प्लॉयड होकर घर बैठे थे। इस टाइम पे कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने अपने फेसबुक यूट्यूब कंटेंट के थ्रू लोगों को रेडिकलाइज करने में लगे हुए थे। इस दौरान एक्सट्रीमिस्ट यूट्यूब चैनल्स में सब्सक्राइबर्स का एक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा था। आपको बता दें 80% आतंकवादियों का मोटिवेशन का सोर्स ये ऑनलाइन ही है। मतलब कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन इज, जो जाल में बांग्लादेश फंस चुका है वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। मेरा ऐसा मानना है बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक कभी बंद नहीं होगा। थोड़े इंटरवल के बाद ही वापस से शुरू होगा। फ्यूचर तो और भी ज्यादा डार्क है बिकॉज पड़ोसी इंडिया में वक्फ एक्ट, काशी, मथुरा, भोजशाला भी सुर्खियों में है। सुनामी आने वाला है। अब हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। डिस्पाइट बीइंग बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, नेशनल इंटरेस्ट के कारण हम एक लिमिट तक ही बांग्लादेश की निंदा कर सकते हैं और पोलैंड की तरह बॉर्डर भी खोल नहीं सकते हैं। सो फाइट योर ओन बैटल्स। पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन करो, मास डेमोन्स्ट्रेशन करो, कुछ भी करो, फाइट योर ओन। देश छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। मान लो पूरा सब कॉन्टिनेंट कन्वर्ट हो गया, कुछ सैकड़ों लोग आप ही बचे हो पॉलिथिज्म को फॉलो करने वाले।
तब आप क्या करते? म्यांमार में जाते? গ্রহণ করেছি এই দেশ আমাদের 14 গোষ্ঠীর দেশ আমরা এখানে উড়ে আসি নাই কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। যেই মন্দির ভাঙতে আসবে তাকে একবারে ভেঙে গুড়ে চুরিয়ে দিবেন। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।